कहानी। ये आनंदपुर गांव था। वो गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला कूदा करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थीं। और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। अरे कौन सी ड्रेस प्रतियोगिता? वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग अलग रूप धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का भेष धारण करूंगी। और मैं भी। और तुम प्रगति? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? तभी प्रगति ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी प्रगति ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का राशन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं है। माँ से पूछती हूँ। प्रगति दौड़ते हुए अपने घर गई। उसकी माँ सरला एक विधवा थी। सरला को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तभी वहाँ पर प्रगति भी आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना प्रगति? हाँ माँ, पर माँ इनाम 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल का है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं ना माँ? कपड़े सिलने तो आते हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो मुझे। फिर प्रगति सोचने लगी कि सफेद साड़ियों की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ मैं परी बन सकती हूँ, लेकिन परियां तो रंग बिरंगी ड्रेस पहनती है ना माँ? हाँ, और परियों की ड्रेस पर बहुत सारी सजावट भी होती है। लेकिन बेटा हमारे पास रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। अगले दिन प्रगति खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। अरे ये कौन सी जगह है? मैं पहले यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। काश मुझे इनकी तरह रंग बिरंगे कपड़े भी मिल जाए। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है। बिल्कुल मिल जाएगा। अरे ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। प्रगति को अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं था कि वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आँखें भी थीं। अरे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी बनना है। अरे तुम बोल भी सकती हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, बल्कि एक जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी का ड्रेस दे सकती हो? ना, मैं परी माता थोड़ी ना हूँ जो मैं जादू से उनका ड्रेस तुम्हें दे सकूं।
पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई रंग बिरंगे कपड़े देता हूँ। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। अरे वाह! उसके बाद जादुई पेड़ प्रगति को जादुई रंग बिरंगे कपड़े दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। फिर प्रगति वो कपड़े लेकर घर वापस चली गई। अरे प्रगति बेटा, क्या हुआ? तुम्हें कपड़ा मिला कि नहीं? माँ, ये देखिए, मैं रंग बिरंगे कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, आप ये सब छोड़िए, बस आप जल्दी से ड्रेस बनाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रगति की माँ सिलाई करना शुरू कर देती है और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परी की ड्रेस तैयार कर दी। रंग बिरंगे कपड़े से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाह बेटा, इस कपड़े से ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ माँ, लेकिन माँ, परी की छड़ी, ताज और पर कहाँ पर हैं? फिर सरला ने जल्दी से अलमारी खोली और वहाँ से उसने परी की छड़ी, ताज और पर निकाले, जो उसने पहले ही बनाकर रखे हुए थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा हुआ था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित, तो कोई डॉक्टर। रानी और टीना वहाँ पर झगड़ा कर रही थी कि तभी प्रगति अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर देने लगे। तभी रानी और टीना ने प्रगति को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने ही असली परी प्रकट हो गई। परी ने अपने जादू से प्रगति को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो प्रगति, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। प्रगति को सही सलामत नीचे उतारकर परी ने उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे प्रगति की ड्रेस खूब चमकने लगी। दर्शक ये देखकर हैरान थे। प्रगति के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ प्रगति। परी जादू करके वहाँ से चली गई और फिर जजेस ने प्रगति को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। प्रगति गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। निशा अपने लिए नए पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाई थी। निशा की सास कुसुम ने उससे कहा, निशा बहू, कब तक तू पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ। कम से कम बाहर नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाली ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे कहीं बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी निशा का पति आरव वहाँ पर आता है और कुसुम से कहता है, अरे माँ, निशा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कपड़े बना सकती है। मेरे लिए भी निशा ने ही कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल आरव एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए वो कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ आरव का एक्सीडेंट हो गया। वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। तब निशा के पिता खड़िया उसे उठाकर अपने घर ले आए
तब निशा ने आरव की बहुत सेवा की और उसे आदिवासी दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। हादसे में आरव के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। निशा ने आरव के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। साथ ही निशा बहुत सुंदर थी, जिस वजह से आरव को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद आरव ने वही निशा से शादी कर ली थी। उसके बाद आरव और निशा दोनों शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद आरव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होने लगे। ऐसे में निशा और कुसुम दोनों मिलकर कम पैसों में भी घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। लेकिन अब जमा पैसे खर्च हो गए थे। कुसुम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है, मैं अपने पिताजी से कहकर वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लूंगी, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो गई है माँ जी। और कपड़े? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं, उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है निशा बहू, तो जल्दी ही ये काम शुरू कर दे। निशा ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा ली। उसने जमा पैसों से आरव को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े मंगवाए। ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं निशा बहू। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे कपड़े लगने लगेंगे। निशा ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दिए। अरे वाह निशा बहू, ये कपड़े तो वाकई में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। तेरे हाथों में जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचूंगी। हाँ हाँ, बेच देना, लेकिन पहले अपने लिए तो कपड़े सिल ले। बाजार क्या पहन कर जाएगी? नहीं माँ जी, मुझे मेरे लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने पत्तों वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी बहू पत्ते पहनकर बाजार में जाएगी। लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, निशा ठीक ही तो कह रही है। निशा जब पत्ते पहनकर बाजार जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो निशा के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है। दूसरे दिन निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ, सेल लगी है, सेल। 2000 के कपड़े 1000 रुपए में, 50% डिस्काउंट। निशा की आवाजें सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगे। शहर में किसी ने पत्ते वाली ड्रेस पहने हुए आदिवासी को नहीं देखा था। निशा को देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जब देखा कि निशा कपड़े बेच रही है, तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। ये ड्रेस तुमने सिली है? जी मेम साहब। कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और ये सस्ती भी है। ऐसा करो, ये ड्रेस पैक कर दो। निशा उस औरत को वो ड्रेस पैक करके दे देती है। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओह वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कितना मॉडर्न लुक है। इसे पहनकर तो मैं मॉडर्न लगूंगी। ओ पत्तों की ड्रेस वाली, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो और ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। धीरे धीरे करके निशा के सारे ड्रेस बिक गए। निशा के बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। अरे निशा बहू, तू खाली हाथ आई है। तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? वो सारी ड्रेस तो बिक गई। सारे बिक गए? हाँ माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। पूरे 10,000 रुपए हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन निशा लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बाजार जाती है। दूसरे दिन भी निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
अरे वाह, शर्ट और पैंट भी, आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के कपड़े भी सिलती हूँ। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो। मैं इन्हें मेरे पापा को दिखाऊंगा। मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये रहे आपके 1000 रुपए और ये रहा मेरा कार्ड। आप कल सुबह मेरे नंबर पर फोन करना। उस दिन भी निशा के सारे कपड़े फटाफट बिक गए। निशा पैसे लेकर घर आ गई। फिर उसने कुसुम और आरव को सारी बात बताई। अरे वाह निशा बहू, तुझे तो शहर के लोग पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे गारमेंट फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। निशा बहू, अब तो अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मेरे पत्तों वाली ड्रेस की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं। लोग इसी ड्रेस की वजह से मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है निशा बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन निशा ने उस लड़के को फोन किया। हाँ, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आप मेरे पिताजी से मिलने उनकी ऑफिस चली जाओ। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। निशा उसी समय उससे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। निशा ने अपने पत्तों वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस में लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो लड़का निशा के पास आया। हाय, मेरा नाम विराट है। ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। विराट निशा को अपने पिताजी से मिलवा देता है। विराट के पिता निशा को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर की जॉब दे देते हैं। निशा ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस आती और खूब मन लगाकर काम करती। निशा अब भी पत्तों वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन ऑफिस में, निशा, तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों ना तुम एक ऐसी ही कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हों। शायद लोगों को पसंद आए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। निशा ने उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाया जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हुए थे। निशा का वो लहंगा जब बाजार में आया तो उसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। मुझे ये लहंगा चाहिए। मुझे भी ये वाला लहंगा चाहिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। अरे, लेकिन ये वाला लहंगा तो एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे दे दो। हर कोई निशा का बनाया हुआ पत्तों वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोगों ने वैसा ही लहंगा मंगवाए जाने की डिमांड कर दी। बाजार में निशा के बनाए हुए पत्तों वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। निशा के पास अब हजारों ऑर्डर आ गए। निशा अब दिन रात मेहनत और खूब तरक्की करने लगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 80,000 कर दी है। निशा ने घर आकर ये खुशखबरी कुसुम और आरव को बताई। शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए पत्तों वाली ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस स्टाइल आइकन बन जाएगी। हाँ निशा बहू, अब तो मुझे भी तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। आरव, अब तुम्हें भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल लें। हाँ, अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। बस तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन निशा ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री खोल ली।
अब निशा अपनी फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलती और निशा ब्रांड के नाम से उसे बाजार में बेचती। कपड़े बेचने में आरव उसकी मदद करता। आरव और निशा ने दिन रात खूब कड़ी मेहनत की और शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम स्थापित किया। निशा ब्रांड के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। धीरे धीरे निशा की कमाई बढ़ने लगी और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। निशा ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी फैक्ट्री की ब्रांच खोल दी। अब देश भर में निशा ब्रांड के कपड़ों की धूम मच गई। यहाँ तक कि निशा के सिले हुए कपड़े विदेशों में भी बिकने जाने लगे। निशा, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। आरव, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। तुमने और माँ जी ने मेरा खूब हौसला बढ़ाया और मेरी मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी की बदौलत हूँ। निशा ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला, बल्कि खूब दौलत कमाई।